जय हिंद दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आपका स्वागत है। आज से जो है इस चैनल पर क्लास 10 की भी वीडियोस आनी शुरू हो रही हैं। इसके पहले इस चैनल पर क्लास 11th कॉमर्स के और क्लास 12th कॉमर्स की वीडियोस आ चुकी हैं और क्लास चलती रही है। लेकिन कुछ दिनों से विजय सर का तबीयत खराब है, जिसकी वजह से क्लास नहीं चला है, लेकिन अब से जो है उनका भी क्लास शुरू होने वाला है। तो अभी जो है हम लोग क्लास 10th का क्लास लेके चलेंगे, जिसमें पहला वीडियो जो है वो मैथ का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या जो है उसी से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो वास्तविक संख्या जो होती है ऐसी संख्या होती है जिसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। तो बचपन में हमें कुछ इस तरीके का हम लोग लाइन पढ़ते थे, जिसके बीच में यहाँ पर 0 होता था और इधर फिर 1 2 3 4 5 इस तरीके से संख्या होती थी, और इसके इस साइड में -1 -2 -3 -4 -5 यानी इधर दाईं तरफ जो है वो पॉजिटिव संख्याएं यानी धनात्मक संख्याएं होती थी, और उसके बाएं तरफ जो है वो ऋणात्मक संख्याएं होती थी। ठीक है, किसके? जीरो बीच में है और उसके दाएं तरफ धनात्मक और बाएं तरफ ऋणात्मक संख्या होती है। तो जो भी संख्या इस संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जा सकती है वो सारी की सारी संख्याएं जो है वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। जैसे अगर आप कोई भी भिन्न का भी संख्या ले दीजिए, 3/4 5/6 या रूट वाले जो नंबर्स हैं वो भी इस संख्या रेखा पर प्रदर्शित किए जा सकते हैं। तो ये सारी की सारी संख्याएं जो है वास्तविक संख्याएं होती हैं। लेकिन क्या है कि इन सभी को अलग अलग डिफाइन किया गया है। तो हम देखेंगे कि इन सभी संख्याओं को क्या कहा जाता है, यानी वास्तविक संख्या के अंदर भी बहुत ढेर सारी संख्याएं आती हैं, तो उनको कैसे कैसे परिभाषित किया गया है उसके बारे में हम देखेंगे। तो जो सबसे पहला संख्या है उसका नाम है प्राकृतिक संख्या। सबसे पहला संख्या है प्राकृतिक संख्या। तो सबसे पहले देखेंगे प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या जो होती है वो किसी चीजों को गिनने के लिए, अगर आप किसी चीज को गिनते हैं तो उसके लिए जो संख्या प्रयोग किया जाता है उसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। जैसे आपके पास जितने भी किताबें हो, अगर आप उसको गिनेंगे तो जिस तरीके से गिनेंगे वो क्या होगा, वो प्राकृतिक संख्या के रूप में गिनेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसा करके गिनेंगे। जैसे आप कोई एग्जाम देते हैं तो वहां पर जो है मैथ का एग्जाम हुआ मान लीजिए, और उसमें जो है कुछ मार्क्स आए, तो उसमें जो है बच्चे रैंक होते हैं, पहला रैंक, दूसरा रैंक, तीसरा रैंक, चौथा रैंक, जैसा जैसा मार्क्स आता है उसके हिसाब से। तो वो क्या है, वो उसका स्थान बताता है कि प्रथम स्थान पे, द्वितीय स्थान पे, तीसरे स्थान पे, ऐसा करके होता है, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान। ठीक है, तो जो भी संख्या इन सब जगहों पर प्रयोग की जा सकती है उन संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। और इसका शुरुआत होता है यहाँ से, 1 से शुरू होगा, और 1 2 3 4 5 6 ये सारी की सारी संख्या जो है वो प्राकृतिक संख्या के रूप में बोली जाती है। बात समझ आ रहा है? तो ये सारी संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या है। इसके बाद आता है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो देखिए, पूर्ण संख्या क्या होगा, बस इस प्राकृतिक संख्या के आगे 0 लगा दीजिए। प्राकृतिक संख्या के आगे अगर आप 0 लगा देंगे तो जो संख्याएं बनेंगी वो सारी की सारी संख्याएं जो है पूर्ण संख्या कहलाएंगी। यानी कि ये देखिए कहां से शुरू हो रहा है, 0 से, तो 0 से प्रारंभ होगा, बाकी सारे के सारे प्राकृतिक संख्याएं इसमें यूज है। पहला 0 है, फिर 1 2 3 4 5 ऐसे करते हुए चला जाएगा, जितना भी आगे तक चले जाएगा अनंत तक। ये सारी संख्या क्या कहलाएंगे? पूर्ण संख्या। तो प्राकृतिक संख्या में अगर 0 को भी इन्वॉल्व कर लिया जाए तो वो सारी संख्याएं जो बन जाएंगी वो पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। बात क्लियर है? यानी 1 2 3 4 5 6 ऐसे प्राकृतिक संख्या भी कहलाएगी और वो पूर्ण संख्या भी कहलाएगी। बस एक और पूर्ण संख्या उसमें जुड़ जाएगा, वो है 0। जैसे सारी प्राकृतिक संख्याएं जो है वो पूर्ण संख्या होंगी, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं जो है वो प्राकृतिक संख्या नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि एक ये 0 जो है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए बस। नहीं तो बाकी सारी संख्या जो है प्राकृतिक है, बस किसको छोड़ के? 0 को छोड़ के। ठीक है, तो सारी प्राकृतिक संख्या जो है वो पूर्ण संख्या होंगी, लेकिन सारी पूर्ण संख्या जो है वो प्राकृतिक संख्या नहीं होंगी। इस बात को ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू आएगा तो उसमें ऐसा पूछ सकता है प्रश्न। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला प्रश्न है वो है पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होता है? तो 0 के दाएं तरफ और 0 के बाएं तरफ जितनी भी संख्याएं होंगी वो सब क्या कहलाएंगी? पूर्णांक कहलाएंगी। ठीक है, पूर्णांक कहलाएंगी। और पूर्णांक इसलिए, देखिए इसमें सारी संख्या पूर्ण है, 0 1 2 3 4 5, बटे वाला कोई भी संख्या नहीं होगा, -1 -2 -3 -4 इसी तरीके से। तो 0 से लेकर इधर अनंत तक लेके चलिए, 0 से लेकर अनंत तक इधर चले जाइए, पॉजिटिव और निगेटिव, ये सब के सब संख्याएं पूर्णांक कहलाएंगे। तो पूर्णांक 3 तरीके का हो जाएगा। पहला जो है 0 के इस साइड जो होगा वो धन पूर्णांक होगा, वो क्या होगा? धन पूर्णांक। ठीक है, और 0 के इधर यानी बाएं तरफ जो होगा वो ऋण पूर्णांक कहलाएगा। और ये 0 जो होता है उसको बोलते हैं शून्य पूर्णांक। ठीक है, उसको बोलेंगे शून्य पूर्णांक। नेक्स्ट जो है अगला जो संख्या है उसका नाम है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो देखिए, जो संख्याएं p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं वो संख्याएं क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या कहलाएंगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखा जाए,
जैसे कोई संख्या है जिसको हम p/q के रूप में लिख दें, p/q के रूप में, और जहाँ q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम 3/4 लिखते हैं, 5/6 लिखते हैं, ये सारी संख्याएं जो है वो क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्या कहलाएंगी। तो वो संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं, जिसमें q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वो सारी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाएंगी। उसका एग्जाम्पल 3/4, 5/6 और आगे एग्जाम्पल हम लिखे होंगे। जैसे यहाँ पे 3/4, 7/8, इसी तरीके से जितनी भी संख्याएं हैं वो सब के सब कहलाएंगी परिमेय संख्या। अच्छा, 0 भी एक परिमेय संख्या ही है। 0 क्या है, परिमेय संख्या है। कैसे? क्योंकि आपको पता होगा कि किसी भी संख्या के नीचे हमेशा 1 होता है। तो कंडीशन में वहाँ पे लिखा गया था कि p/q में q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, p हो सकता है। तो देखिए p की जगह पे जो है 0 लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे q जो है वो 1 है, इसलिए ये परिमेय संख्या कहलाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 0 क्या परिमेय संख्या है, तो आप बोलेंगे हाँ 0 परिमेय संख्या है, उसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। बात क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। आगे जो है अगला संख्या है वो है अपरिमेय संख्या। अगला संख्या है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या कहलाती है? तो वे संख्याएं जो परिमेय ना हो, ठीक है, जो संख्या परिमेय ना हो। परिमेय कौन होता है? जो p/q के रूप में होता है, और जो p/q के रूप में ना हो वो संख्या जो है वो कहलाएंगी अपरिमेय संख्या। अब ऐसा मत समझिएगा कि 3, 4, 5 ये सब जो है अपरिमेय संख्या है, नहीं, इनके नीचे 1 है तो ये जो है ये परिमेय है। तो ऐसी संख्याएं होती हैं जिसको परिमेय यानी p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वो सब क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसको हम लोग और डिटेल में अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल के लिए √2 जो है वो अपरिमेय संख्या है, √3 जो है वो अपरिमेय संख्या है, और पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है। अच्छा, पाई का मान आप लोग देखेंगे कि पाई का जो मान होता है वो 22/7 होता है, और आप अभी हम बताए हैं कि जो p/q में होगा वो क्या कहलाएगा? परिमेय। और आपको दिख रहा है कि 22/7 p/q के रूप में है, और q भी 0 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि ये परिमेय संख्या हो। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि पाई का मान इसके लगभग बराबर होता है, 22/7 होता नहीं है। पाई का मान 22/7 नहीं होता है, पाई का मान 22/7 के लगभग बराबर होता है। अभी तक बहुत से लोगों को ये बात पता नहीं होगा, अभी जाके पता होगा, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिएगा कि पाई का मान 22/7 नहीं होता है, पाई का मान 22/7 के लगभग बराबर होता है, इसलिए ऐसा यूज किया जा सकता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इस चैप्टर में जो है अपरिमेय संख्या को अलग से पूरा पढ़ाया जाएगा। अब आगे देखते हैं कि क्या पढ़ना है हमको। तो अब आगे हम लोग को पढ़ना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। क्या नाम है इसका? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसी पे क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो क्या होता है, तो हम लोग बचपन में जो है भाग देना देखे थे, तो कुछ इसी तरीके से अगर हम भाग देंगे तो उसको कुछ अरेंज करके एक तरीके से लिखेंगे तो वो क्या कहलाएगा? वो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में कहलाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रमेयिका क्या होता है। प्रमेयिका को थ्योरम या प्रमेय भी कहा जाता है। तो जैसा जैसा जहाँ जहाँ सूट होता है वहाँ पे प्रमेय लिख सकते हैं, और कहीं कहीं प्रमेयिका लिख दिया जाता है। तो प्रमेय और प्रमेयिका में कोई फर्क नहीं होता है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? तो जैसे यहाँ पर देखिए प्रमेयिका लिखा है, क्योंकि यहाँ पे सूटेबल था इसलिए यहाँ प्रमेयिका यूज कर दिया गया। जहाँ पे प्रमेय यूज करना लायक होगा वहाँ पे प्रमेय यूज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है। तो पहले हम समझते हैं क्या होता है। मान लीजिए कि हम 9 को 2 से भाग देते हैं, ठीक है। 9 को 2 से भाग देते हैं तो कितने बार में जाएगा? 4 बार में जाएगा, और 8 आएगा, और शेषफल बचेगा 1, ठीक है। और अगर हम इसको अरेंज कर दें ऐसे कि 9 बराबर 2 गुणे 4 + 1, तो ये जो अरेंजमेंट है ना, इसको कह देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब यहाँ पे परिभाषा पढ़ लीजिए। देखिए कुछ इसी तरीके का है। लिखा है कि इसके अनुसार किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांक, कोई धनात्मक पूर्णांक मतलब 0 से लेकर आगे, 0 छोड़ दीजिए, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 ऐसे धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए हम 2 पूर्ण संख्याओं q और r को इस प्रकार ज्ञात करते हैं कि a बराबर bq + r। a बराबर bq + r मतलब ऐसा कुछ, ठीक है, bq + r। अब देखिए यहाँ पे जो a है उसको बोलते हैं भाज्य। ये क्या है? भाज्य है। बराबर है b को बोला जाता है भाजक, q को बोला जाता है भागफल, और r को बोला जाता है शेषफल। तो ये जो अरेंजमेंट है ना, ये कहलाएगा आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है। अब इस चैप्टर में इसका क्या काम है उसको आगे हम लोग देखेंगे।
पहले एक चीज और देख लीजिए कि जो r है यानी शेषफल वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा और b से हमेशा छोटा होगा, b के बराबर भी नहीं होगा, b से हमेशा छोटा होगा, क्योंकि अगर b के बराबर होगा तो शेषफल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है r वो हमेशा b से छोटा और 0 और 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा r हमेशा। ठीक है, बात समझ आ गया। अब देखिए इसका प्रयोग हम लोग है चैप्टर में किस प्रकार करेंगे। अब जब हम लोग क्वेश्चन में आएंगे, जब चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आएंगे, तो वहां पे आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय का शब्द नहीं दिखेंगे, आप वहां पर देखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। तो सबसे पहले दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, इसमें फर्क क्या है। तो फर्क बहुत थोड़ा सा है। ऐसा समझिए कि जैसे ये आपको बता दिया गया रास्ता और आप इसको जिस तरीके से स्टेप बाय स्टेप यूज करेंगे तो उसको बोला जाएगा एल्गोरिदम। मतलब हर स्टेप में आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ही प्रयोग करेंगे, लेकिन हर कदम कदम पे बदलते चलाएंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का में केवल प्रमेय का तो यूज होगा, नंबर्स बदलते चले जाएंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप आएगा, दूसरा स्टेप आएगा, तीसरा स्टेप आएगा। तो ऐसे जब प्रमेय को स्टेप वाइज यूज करेंगे तो वो एल्गोरिदम हो जाएगा। वो क्या कहलाया जाएगा, एल्गोरिदम। तो इस एल्गोरिदम का प्रयोग कहाँ करेंगे, हम लोग जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे HCF निकालने के लिए आता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। तो वहां पर जो है हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम यूज करेंगे, प्रमेयिका का एल्गोरिदम। समझिएगा, ये प्रमेयिका है जिसका एल्गोरिदम हम लोग यूज करेंगे, स्टेप बाय स्टेप यूज करेंगे। हर स्टेप में प्रमेयिका यूज करेंगे जिसको एल्गोरिदम कहा जाएगा। अब एग्जांपल के लिए देखते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो यूज है वो मसर निकालने में इस चैप्टर में करना होगा। तो मसर निकालने में इसका यूज कैसे करेंगे हम लोग देखेंगे। मसर को बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, इंग्लिश में HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इससे जाना जाता है। मसर कैसे निकालेंगे, मान लीजिए कि दो संख्याएं, एक है 132 और 18, इसका आपको जो है HCF निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो आप क्या करेंगे, इसमें जो संख्या बड़ी होगी उसको बोलेंगे भाज्य, और जो संख्या छोटी है उसका नाम है भाजक, तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से भाग देंगे। यहाँ लिखेंगे 132 और यहाँ लिखेंगे 18। 18 के पहाड़े में 132 कितने बार में आएगा देखिए, तो 18 का टेबल पढ़ेंगे, 18 का टेबल पढ़ेंगे तो 126 आएगा 7 बार में। तो देखिए 12 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, और यहाँ पे कितना हो गया 0, और यहाँ कितना आ गया 0, यानी कि कितना बचा, सिर्फ और सिर्फ 6 बचा। ठीक है, कितना बचा 6। अब देखिए अभी इसका शेषफल जो है वो 0 नहीं है। ठीक, तो हम कैसे लिखेंगे इस चीज को, हम ऐसे लिखेंगे 132 बराबर 18 गुणे 7 प्लस 6। ये जो यूज कर रहे हैं ये क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। तो ये है आपका स्टेप नंबर 1, ये आपका स्टेप नंबर 1। ठीक है, अब देखिए शेषफल जो है वो यहाँ पर 0 नहीं है, शेषफल यहाँ पे 0 नहीं है। तो अब क्या करेंगे, हम अगले स्टेप पर जाएंगे और अगले स्टेप में ये बन जाएगा भाजक और 18 बन जाएगा भाज्य। तो ऐसे लिखेंगे अगले स्टेप में। स्टेप नंबर 2 में देखिए, स्टेप नंबर 2 में यहाँ पर क्या करेंगे, 6 यहाँ लिख देंगे और 18 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब 6 का पहाड़ा पढ़िए, 18 कितने बार में आएगा, 3 बार में आ जाएगा 18, और यहाँ पर कितना हो गया 0। तो शेषफल देखिए कितना आ रहा है 0। तो ध्यान से देखिएगा, इस वाले पोर्शन में 6 अगर हम जब भाजक रख रहे हैं तो उस वक्त शेषफल कितना हो रहा है 0। तो जिस भाजक पर शेषफल 0 हो जाता है वही इसका क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। यानी कि 132 और 18 का जो HCF है वो कितना हो जाएगा, HCF जो होगा वो हो जाएगा आपका 6 इसका HCF है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और जब तक ये चीज नहीं होगा, जब तक शेषफल 0 नहीं हो जाता तब तक हम लोग ये पोर्शन बार बार करते चले जाएंगे। ये मेरा दूसरे स्टेप में हो गया, आपका हो सकता है 6वां 7वां स्टेप भी तक जा सकता है। तो इस तरीके से जो है पूरा क्वेश्चन करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये बात पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बहुत सा सिंपल सा चीज़ है, ये बहुत सिंपल है। ठीक है, अभी और प्रैक्टिस कराएंगे इसके, आपके जो जब एक्सरसाइज किया जाएगा, अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा है, जब हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे तो इसके सारे क्वेश्चन को करेंगे, एनसीईआरटी का जितना क्वेश्चन है वो सब करेंगे। अगर आपको कुछ पूछना होता है वो भी पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछिए, चाहे टेलीग्राम पे पूछिए, आप कहीं पे भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। तो इसके बारे में अभी और डिटेल में हम लोग चलेंगे जब हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये था इंट्रोडक्शन HCF तक। अगले वाले में जो है हम लोग एक और इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे जहाँ पूरा अलग से अपरिमेय संख्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या इसके बाद पढ़ेंगे, यहाँ तक कहानी खत्म होता है इसका। ये पहला इंट्रोडक्शन था। उम्मीद है आपको सारा का सारा बात समझ में आ गया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।